नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो बहन अपने बचपन से ही अपने सगे माता पिता, अपनी सगी बहनों से एक बहुत लंबी दूरी को अपने जीवन के अंदर अनुभव करती आई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने माता पिता, अपनी बहनों के साथ रहती तो एक ही घर के अंदर थी, रहती तो एक ही छत के नीचे थी, लेकिन दूरियां कुछ इस प्रकार की थी कि जैसे एक घर में नहीं बल्कि दो अलग अलग देशों में ये लोग रहते हों, और बहुत ही जद्दोजहद करके ये अपनी बहनों से मिल पाती थी, उनसे बात कर पाती थी, उनके साथ खेल पाती थी। दोस्तों, इस लंबी दूरी को इन्होंने अपने पूरे बचपन में, अपनी पूरी जवानी के अंदर बहुत ज़्यादा सहन किया, और इनके साथ इनके सगे संबंधियों ने ऐसा क्यों किया, इस प्रश्न ने इन बहन को इतना ज़्यादा इनकी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब किया है, इतना ज़्यादा परेशान किया है कि उसके चलते कई बार इनके जीवन में इनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, एंजाइटी का इशू का इनको सामना करना पड़ा, और आज इनके जीवन में ये परिस्थिति है कि ये जो सारी नेगेटिव एनर्जी इनकी लाइफ के अंदर रही है, प्रश्नों का जाल जो इनके जीवन के अंदर आ गया, उसी के ही चलते ये बहन कहती हैं कि आज इनको अपने शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो गई है। दोस्तों, आज ये प्यारी जो बहन है, इनके विवाह को हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ये गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, माता नहीं बन पा रही हैं, और वे इसलिए नहीं बन पा रही हैं क्योंकि इनको ये हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम चल रही है, और उसी के चलते जो है ये गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। अब दोस्तों, इस सब्जेक्ट की वजह से और भी कुछ चीज़ों की वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। तो इन बहन का ऐसा कहना था कि भाई, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी मैंने परेशानियों के अंदर काट दी, ये प्रश्नों के जाल के अंदर काट दी। उसके बाद मेरे पति से मेरा प्रेम विवाह हुआ, इनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों से इनको जानती हूँ, और ये मुझे लगा था कि कम से कम जब ये मेरा विवाह हो जाएगा तब तो मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। इनसे विवाह हो जाने के बाद एक नया कॉम्प्लिकेशन, एक नई मुसीबत सामने आ गई, जिसकी वजह से आए दिन हम लोगों के आपस में झगड़े होते रहते हैं, और मैं अपने घर मतलब मायके में बार बार जाकर के मुझे रहना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर के भी ये बहन जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आइए दोस्तों, इन बहन का जो केस है इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं, गहराई में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों ये दूरियां थी इनके जीवन के अंदर। फिर आगे चल करके आपको ये भी बताएंगे कि अपने पूर्व जीवन के अंदर इन बहन ने क्या देखा। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है, ये बताती हैं कि ये जिस घर के अंदर बचपन में रहती थी वो एक बड़ा घर था, मतलब 1-2 मंजिला बना हुआ था वो घर, और वो वहाँ पर एक जॉइंट फैमिली के अंदर ये लोग रहा करते थे, जहाँ पर इनके माता पिता थे, इनके चाचा चाची थे, और चाचा चाची की 2 बेटियाँ थी। तो जो इनके माता पिता थे, मतलब इनके जो पिताजी थे, वो बड़े भाई थे उनके, ऑब्वियसली तभी चाचा थे, सॉरी। तो इस ऐसे परिवार के अंदर ये रहा करते थे। अब ये बताती हैं कि हमेशा से इनको अपनी जो इनकी माताजी है उनके साथ एक बंधन सा फील होता था। इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनकी जो माताजी हैं वो इनको बांध करके रखती हैं। मतलब ये अपनी माताजी अपने पिताजी के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहा करती थी, और इनके चाचा चाची और 2 उनके चाचा चाची की बेटियां जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे। अब दोस्तों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये उन दोनों से छोटी थी अपनी कज़न से, और इनका मन ऐसा किया करता था कि भाई मैं जा कर के उनके साथ खेलूं, मैं भी एंजॉय करूं। लेकिन इनकी जो माँ हैं, ये बताती हैं, वो किसी ना किसी बहाने से इनको ऊपर ही रखती थी, इनको नीचे बहनों के साथ मिलने नहीं देती थी, वहाँ जाने नहीं देती थी। और शाम के समय जब चाचा जी घर आ जाया करते थे तो कुछ बहाना बना कर कुछ ऐसा होता था कि ये नीचे चली जाया करती थी, लेकिन तब इनके चाचा जी जो है इनको झटक देते थे, इनको डांट करके भगा देते थे, कहते थे कि अब हमारा खाने का टाइम हो गया, जाओ ऊपर जा करके रहो तुम, इस प्रकार से कहते थे। तो दोस्तों, इनको ये था कि भाई इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ क्यों होता है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और टर्मोइल लाइफ के अंदर था। जब ये केवल 5 वर्ष की आयु की थी, उस समय इनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये फर्स्ट फ्लोर पे केवल अपनी माता जी के साथ रहा करती थी और नीचे भरा पूरा परिवार होता था। बार बार मन करता था कि मैं इस भरे पूरे परिवार के अंदर जाऊं। दोस्तों इनको ये ऐसा बताती हैं कि जैसे जो इनकी माता जी हैं उनको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी थी। उनको ऐसा लगता था कि अगर, कहते हैं कि मैं छोटी बच्ची थी लेकिन तब भी मैं इस बात को सेंस कर पाती थी कि मेरी माता ऐसा शायद सोचती है कि अगर मैं नीचे वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा घुलूं मिलूंगी तो मैं उन्हीं की होकर के रह जाऊंगी, तो मेरी माँ का सहारा उठ जाएगा, उनके जीवन से चला जाएगा। ये कहती है मुझे बहुत लंबे समय तक ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब ये 10-11 वर्ष की आयु की थी उस समय इनके सामने एक सत्य उजागर हुआ। और वह सत्य ये था दोस्तों कि जिनको ये अपनी माताजी समझती आ रही थी, जिनको ये अपना पिता समझती थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी जब ये 5 वर्ष की आयु की थी, वो इनके सगे माता पिता थे ही नहीं। दरअसल रिश्ते में वो इनके भी ताया और ताई जी लगते थे, और असली में जो इनके रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो थे जिनको आज के समय में ये चाचा और चाची जी बुलाती थी। और जिन 2 लड़कियों को ये अपनी चचेरी बहन समझती थी, वो इनकी चचेरी बहन नहीं बल्कि इनकी रियल सिस्टर्स थी। दोस्तों इस समय पर जब इनके सामने सत्य उजागर हुआ, इनको ये बात भी समझ में आई थी कि इनकी चाची इनको इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करती हैं। इनका अपनी चाची के प्रति बहुत ही खिंचाव सा हुआ करता था। तो ये बताती हैं कि भाई ये बात मुझे समझ में आई, तो लेकिन कभी भी मुझे क्लियरली इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी गई कि भैया ऐसा क्यों हुआ। जो थोड़ा बहुत इनको घर के अंदर बताया गया वो यह था कि बेटा भाई मैं अकेली थी, हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए आपको जो है हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आप मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो। अब ये बताती हैं कि जो इनकी ताई जी हैं उन्होंने भी इनको भरपूर प्रेम दिया। इनकी चाची जी जो कि इनकी सगी माँ थी वो भी इनको भरपूर प्रेम देती थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जैसे किसी एक प्रकार की खींचतान सी चलती थी। अब ये बताती हैं कि जो इनकी चाची जी हैं, यानी कि जो इनकी रियल बायोलॉजिकल मदर हैं, वो जब ये आती थी तो इनकी सेवा करती थी, हाँ अच्छे से पूछती थी, खुश हो जाती थी इनको देख करके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी कि मैं कोई भी ऐसी बात ना करूं जिससे ये इंप्रेशन सामने आए कि मैं इस बच्ची को क्लेम कर रही हूं। अच्छा ये बताते हैं कि जो इनके चाचा हैं, इनके चाचा ऐसे कुछ मतलब जानबूझ करके इस प्रकार के प्रयास करते थे जिससे कि उनके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी बनी रहे। इनके चाचा यानी कि इनके रियल बायोलॉजिकल फादर ये किस्सा बताती हैं। ये कहती हैं कि भाई मुझे वो किस्सा आज तक नहीं भूलता, मेरे दिल के अंदर तीर की तरह चुभ जाता है जब भी मैं उस किस्से को याद करती हूँ, जब भी मैं उन दृश्यों को देखती हूँ। ये बताती है कि भाई मैं बहुत छोटी थी और मुझसे जस्ट बड़ी मेरी एक बहन थी, शायद इनसे 1 साल बड़ी होंगी। ये बताती हैं कि हम दोनों घर से कहीं बाहर निकल गए, मतलब ये शायद 8-9 वर्ष की रही होंगी और वो 10 वर्ष की रही होंगी। ये घर से बाहर निकल के और बाहर निकल करके बाजार में जाकर के कहीं पर दोनों खो गए। ये बताती हैं कि जब ये दोनों खो गए तो बहुत घंटे हो गए, ये लोग अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। अब ऐसे में इनको ऐसा नजर आता है कि इनके चाचा जी गुस्से में सामने से आ रहे हैं, एकदम जैसे पैर पटकते हुए आ रहे हैं, लाल आंखें उनकी हैं। वो आते हैं और एकदम से जैसे इन लोगों की तरफ झपटते हैं, ये घबरा जाती हैं, लेकिन इनके चाचा जी इनको नहीं छूते हैं। वो इनकी जो सिस्टर होती है, जो कि इनकी बड़ी सिस्टर होती है, उनको अपनी गोद में उठाते हैं और वहाँ से इनकी सिस्टर को लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों ये बताती हैं कि वो अकेली नहीं खोई थी, खोई तो मैं भी थी और मैं तो उससे 1 वर्ष और छोटी थी। ये बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। इनके चाचा जी इनको उस बाजार के अंदर छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ करके आ गए। दोस्तों ये बताती हैं कि ना जाने कैसे बहुत स्ट्रगल करके, बहुत दिमाग लगा करके, बहुत मुश्किल से घंटों बाद मुझे अपना घर मिला और मुझे अपने चाचा जी के गुस्से वाली आंखें याद थी। तो मैं डरती सहमती घर के दरवाजे से, जैसे बड़ा गेट होता है, गेट से मैंने अपने घर के अंदर पैर ही रखा था, पैर रख करके मैं घर के अंदर आई थी। ये बताती हैं कि बिल्कुल सामने मेरे चाचा जी ऐसे कुर्सी पर बैठे थे, गुस्से के अंदर उनकी आंखें अभी भी लाल थी। जैसे ही मैं घर के अंदर मैंने प्रवेश किया, चाचा जी खड़े हुए, इनके पास मतलब ऐसे तेज कदमों से इनके पास आए और झन्नाटेदार इनको जोर से तमाचा इनके मुंह पे मार दिया और कुछ नहीं कहा। ये कहती कि मैं इतना ज्यादा सहम गई
कि मैं उस दिन रोई भी नहीं। ये कहती हैं वो जब चांटा मुझे पड़ा तो जैसे मैं एक सदमे के अंदर चली गई कि मैंने ऐसा क्या किया, गुमे तो हम दोनों थे, मुझे क्यों मारा गया। तो ये बताती हैं कि मुझे अपने चाचा जी का जो रोल है, यानी कि इनके रियल बायोलॉजिकल फादर, उनका मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे पता तो लग गया था कि प्यार करते, अब वो अपनी बाकी दोनों बेटियों से तो बहुत प्यार करते थे, मेरे से इतनी नफरत क्यों है। कभी वो प्यार दिखा भी देते थे, प्यार से बात भी करते थे, लेकिन जैसे उनके चेहरे पे ही आता था कि वो जैसे ही रियलाइज करते थे ना कि मैं प्यार से बात कर रहा हूं, नहीं नहीं ज़्यादा से प्यार से बात नहीं करनी, तो वो दोबारा से एक स्टर्न और गुस्से वाला जो अपना रूप है उसको इख्तियार कर लेते थे। शायद वो ऐसा कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को और अपनी भाभी को किसी प्रकार का वायदा किया था। शायद उन्होंने कहा हो कि भैया तुम चिंता मत करो, एक बार तुम्हें बेटी दे दी तो दे दी। तो ऐसे एक प्रयास के चलते ये बता रही हैं कि ना मैं अपने ताया ताई जी की हो, मतलब अपनी ताया जी तो की तो डेथ हो चुकी थी, ना ताया जी की हो पा रही थी, ना मैं इस प्रकार की हो पा रही थी, मैं दोनों परिवारों के बीच में एक प्रकार से पिसती रही पिसती रही पिसती रही। फिर आगे दोस्तों ये ऐसा भी बताते हैं कि चलिए अब जैसे भी ये हुआ, मैंने अपना जीवन जो है उसको थोड़ा मैं बड़ी हुई, और ये फिर ये बताते हैं कि मैं अपनी जो माता जी हैं, यानी कि इनकी ताई जी जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था, इनकी अडॉप्टेड वाली मदर, कह रहे उनकी मैं एक आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनको ना अननेसेसरी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है। मतलब आप सामने उनसे छोटी सी बात भी पूछ लो तो पहले तो वो झूठ ही बोलेंगी और उसके बाद कुछ वो सच बात बोलेंगी उसके अंदर। मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है, जिसकी वजह से ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और जानबूझ करके इनके चाचा चाची बहनों के बारे में कुछ ना कुछ बातें बोलते रहना, इनके मन में इनके जो रियल पेरेंट्स हैं और जो इनकी सिस्टर्स हैं उनके बारे में जहर भरते रहना, कि जिससे कि इनके और उनके बीच के अंदर दूरी बनी रहे। ये कहती हैं कि मैं सब कुछ समझती थी, उनको मैं बोलती थी कि मम्मी आप ये क्यों करते हो, लेकिन वो मान करके राजी नहीं होती थी। ये बोलती थी कि भाई मैं आप ही की बेटी हूँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझती थी। अच्छा, फिर ये आगे अब ये बताती हैं कि भाई अभी इनकी जो जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद 7-8 महीने के बाद ये बताती हैं जो इनकी अडॉप्टेड मदर थी ताई जी, उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। अब जो चाचा चाची हैं उनके साथ इनका व्यवहार कुछ इस प्रकार का है कि डिस्टेंस सा एक रिलेशनशिप है, और अगर अपने ससुराल में कभी इनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये वापस अपने घर आ जाती हैं तो इनको घर आने के लिए तो कोई मना नहीं करता है, लेकिन अभी भी ये वहीं ऊपर पड़ी रहती हैं, नीचे आज भी वो फ्रिक्शन, आज भी वो दूरी है। तो इनको ऐसा अनुभूति है कि भैया मैं दुनिया में पूरी तरह से अकेली क्यों हूँ, सब है मेरे पास। ये कहती है मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे ससुराल वाली फैमिली के अंदर भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताती हैं कि पता नहीं मेरा नेचर थोड़ा ऐसा हो गया, बचपन से ऐसा देखा है। तो ये कहती हैं छोटी छोटी बात पे मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इन्होंने अपनी सासू माँ के बारे में बताया। ये बताती हैं कि मेरे पति के अंदर बस मुझे एक ही खामी लगती है कि उसकी मम्मी जो उनको बोल देती है ना, मम्मी का कहा उसके लिए फाइनल है, वो मेरी बात नहीं सुनते। तो हमने इनसे कहा कि भाई क्या सासू माँ आपकी अत्याचारी हैं, क्या वो कुछ बुरा करती हैं आपके साथ। ये कहती है बात ऐसी नहीं है। कहती हैं कि जो मेरी सासू माँ हैं दरअसल वो हमेशा हाउसवाइफ रही हैं और मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरी सासू माँ के और मेरे ना विचार आपस में नहीं मिलते। विचार आपस में नहीं मिलते तो छोटी मोटी कोई नोक झोंक होती है, नोक झोंक भी नहीं होती, बस हमारे विचार नहीं मिलते। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटी मोटी बात पे ना अचानक से भड़क जाती हूँ, अचानक से गुस्सा हो जाती हूँ, और फिर वहाँ से भी मेरे पास रिएक्शन आता है। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा होता है। ये बताती हैं कि होता दोनों तरफ से है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, जिसको जब वो मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं फिर अचानक से उससे झगड़ा करती हूँ और मैं वहाँ से आ जाती हूँ। ये बताते हैं इतने वर्ष हो गए हैं ना मैं सेटल हो पा रही हूँ ठीक से, बच्चा नहीं हुआ। एक बच्चा होता है तो इंसान क्या उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई अब जीवन सेट हो गया, परिवार हमारा पूरा हो गया। कह रहे उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन है। और कहीं ना कहीं जो मेरे पति हैं, कहती हैं मेरे पति तो मुझे बात बात पे ऐसा ताना मार देते हैं जब हमारा झगड़ा होता है कि भाई तेरे को बच्चा चाहिए ही नहीं, तू घर गृहस्थी वाली महिला ही नहीं है, तेरे को तो अगर बच्चा हो जाएगा ना तो तू बच्चे को मार ही देगी। ये कहती हैं वो ऐसी बात उन्होंने पीछे कभी इनको बोली होगी, 2-3 बार बोली होगी, तो उस बात पे भी ये बहुत ज़्यादा भड़क गई और झगड़ा करके अभी ये अपने मायके आई हुई हैं। मायके में भी जैसे वही वो अलग थलग पड़ी हुई हैं, क्योंकि नीचे वाला परिवार तो ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है।
तो ये बताती हैं कि भैया अब ये सब मेरे जीवन के अंदर टर्मोइल है। तो दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जानना चाहती थी कि इनका अपने पति से, अपनी सासू माँ से, अपनी इन बहनों से, अपने चाचा से, चाची से जो कि इनके रियल मदर एंड फादर हैं, बायोलॉजिकल वाले, इनका अपनी ताई जी से, ताया से, इन सभी कैरेक्टर से जो कि इनके जीवन के स्ट्रॉन्ग सूट बने हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार का एनर्जी क्लैश इन सभी के साथ चल रहा है। सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता भी इन्हीं से है और सबसे ज़्यादा मुसीबतें भी इन्हीं रिश्तों के अंदर आ रही हैं। तो ये जानना चाहती थी कि इन सब से मेरे पूर्व जन्म का क्या संबंध है। दोस्तों बहुत ही खुशी से आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये प्यारी बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी कैरेक्टर्स को अपने पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढ पाई थी। उन सब से इनका पास्ट लाइफ का क्या संबंध है उसके बारे में भी बहुत ही विस्तार में जान पाई थी। और आज ये सभी आत्माएं ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हैं, क्यों इनसे नाराज हैं, क्या अंदर का उन आत्माओं का दर्द है, उसके बारे में भी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जान पाई थी। उसके साथ में इनको मिला बहुत विस्तार में, इनके स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो आओ दोस्तों अब देखते हैं कि इन बहन ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर क्या देखा, ये कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी। आइए बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। दोस्तों अपने पूर्व जन्म के पहले दृश्य के अंदर ये देखती हैं कि ऊपर एक पंखा चल रहा है, नॉर्मल सा ब्राउन कलर का। नीचे ज़मीन को ये देखती हैं तो थोड़ी खुरदुरी सी ज़मीन इनको महसूस होती है। पैरों की तरफ देखती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे नंगे पैर खड़ी हैं, और जो नंगे पैर इनको वहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं उसके अंदर इन्होंने कंगन पहने होते हैं, वो कंगन जो कि छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं। दोस्तों थोड़ा और जब ये अपने शरीर के ऊपर ध्यान देती हैं, जो इनको नज़र आ रहा होता है, तो ये ऐसा बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2-2.5 साल की छोटी बच्ची हूँ। फिर हम इनको बोलते हैं कि भैया जो पूरा घर है इसको एक्सप्लोर करो, कैसा है, बड़ा है, छोटा है। तो दोस्तों शुरू में ये बता देती हैं कि भाई ये जो घर मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे अभी वाला ही घर दिखाई दे रहा है मुझे, मेरे मायके का। हम इनसे बोलते हैं कि मायके का घर दिखाई दे रहा है, तो ये बोलती हैं हाँ। और उसके बाद जब हम इनको कहते हैं कि भाई घर के अंदर लोगों को ढूंढो, तो ये बताते हैं कि भैया मुझे जो मेरे रियल फादर हैं, मेरे बायोलॉजिकल फादर चाचा जी, वो वहाँ पे अखबार बैठ करके पढ़ रहे हैं, और मेरे जो ताया जी हैं यानी कि जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था, वो उनके साथ बैठ करके कुछ बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें ऐसा लगा कि भैया शायद पिछले जन्म के कुछ कैरेक्टर्स होंगे और उनको वो इनके रूप में देख रही हैं, लेकिन ये बहन बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यही वाली लाइफ, यही वाले सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं छोटी बच्ची हूँ। दोस्तों जब PLR किया जाता है तो कई बार ये भी हो जाता है जिसके अंदर व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में ना जा करके अपनी इसी जीवन के बचपन के उन दृश्यों के अंदर चला जाता है, जिन दृश्यों के अंदर जो प्रश्न PLR कराने वाले व्यक्ति के मन में कौंध रहे हैं, उनसे जड़े हुए कुछ उत्तर, कुछ बहुत खास गहरे उत्तर अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा ही इन बहन के केस के अंदर हुआ। ये अपने इसी जीवन के उस दृश्य के अंदर चली गई थी, आज से 29 साल 30 साल पुराने दृश्यों के अंदर चली गई थी, जब ये केवल 2-2.5 साल की बच्ची थी। ये कहते हैं कि मेरे ताया जी मेरे पिताजी को कह रहे हैं कि ये गुड़िया हमारे पास ही ज़्यादा रहती है, तो इसको ना मुझे दे दे। ये बताती हैं कि मेरे रियल फादर हैं वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बेटी ऐसे कैसे दे दूँ। लेकिन ये बताती हैं कि जो ताया जी हैं उनको मुझसे जैसे बहुत प्रेम सा है, और वो हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तेरे पास तो 2 और बच्चे हैं और हम दोनों का कोई बच्चा नहीं है, तो हमारे लिए भी एक सहारा हो जाएगा, मेरे छोटे भाई मान जा, ये बच्ची हमें दे दे। तो ये कहते हैं कि मेरे जो रियल फादर हैं वो उन्होंने उनको कहा कि मैं अपनी जो घर वाली है उससे पूछ करके बताता हूँ। आगे ये दृश्य देखती हैं कि अब इनको अगला दृश्य नज़र आता है कि भाई अब ये सीधा खुद को जो ताया जी हैं उनकी गोद में देख रही हैं, तो मतलब अब इनको जो है गोद दे दिया गया है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिनका खुलासा इनके सामने हो रहा है। अपनी ताई जी को ये ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, उनकी बातें इनको यहाँ पे वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। तो ये बताती हैं कि मेरी ताई ने मुझे इसलिए गोद नहीं लिया क्योंकि उनको मुझसे बहुत प्यार था, ताया को तो है लेकिन ताई को नहीं है। ताई ने मुझे इसलिए गोद लिया क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा जेलस है। माँ से क्यों जेलस है जब पूछा गया तो बताया कि ऐसा कुछ है कि जो मेरी माँ है, सगी माँ, वो गरीब घर से आई है, वो किसी छोटे परिवार से है, और मेरी ताई जी किसी अमीर खानदान से बिलोंग करती हैं।
जिसकी वजह से वो मेरी चाची जी को पसंद नहीं करती हैं। और अब मेरी ताई को ये लगता है कि इतने छोटे घर से आई है, यहाँ पे आकर के रानी बन गई है, इसके तो इतने बच्चे हो गए हैं और मेरे बच्चे ही नहीं हुए। तो इनकी ताई बहुत ज़्यादा जेलस हैं। तो केवल इस भावना के चलते कि मैं जो अपनी देवरानी है उससे उसका एक बच्चा छीन लूँगी और मैं भी अब ऐसे अकेले नहीं रहूँगी, मैं अपना हक जताऊँगी और बच्चा इससे ले लूँगी, ऐसी एक भावना के चलते ये बताती हैं कि इनकी ताई ने इस प्रकार से अपने हस्बैंड के सामने बात रखी और मतलब इनको उस भावना के चलते गोद ले लिया था। उनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करती हैं, ऐसा बताती हैं। फिर आगे ये देखती हैं, इनको एक दृश्य नज़र आता है जिसके अंदर ये बेड पर बैठी हुई हैं, छोटी बच्ची हैं और इनके ताया और ताई जी के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। इनके ताया जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं ताई को और वो ये कह रहे हैं कि तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, अगर इस बच्ची को पालना है या तो तू तमीज़ से पाल ले, बच्ची को माँ का प्यार दे, अगर तुझसे नहीं दिया जा रहा है तो मैं जाकर के बच्ची वापस कराता हूँ, जाकर के वापस भाई को और जो वो बहू है उसको दे आता हूँ। तो ये बताती हैं कि भाई अब तो मेरे ताया जी ने कुछ इतना ज़्यादा डांट दिया ताई को, ताई थोड़ी घबरा गई है कि भाई नहीं इसको दे देंगे। अब जो ताई है उनको थोड़ा अटैचमेंट हो गया है, लेकिन उनके अंदर ये बताती हैं कि उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा ममत्व नहीं है, जैसे एक ममता वाली भावना होती है ना, वो नहीं है। बस अब वो मुझसे अटैच हो गई हैं कि हाँ भाई मैं उनकी हूँ, ऐसा है। रूखा है रिलेशन, लेकिन फिर भी वो ये है कि नहीं मैं ही इसकी माँ हूँ, थोड़ा इस प्रकार के। फिर ये वही वाले दृश्य बताती हैं जो कि इनको थोड़े याद भी थे कि मुझे दिख रहा है कि मैं नीचे बच्चों के साथ खेलने के लिए गई हूँ तो मेरी जो मम्मी है, मतलब जो अडॉप्ट जिन्होंने किया है ताई जी, वो मुझे आवाज़ दे करके ऊपर बुला लेती हैं बार बार। मैं नीचे जाना चाहती हूँ तो कहती है नहीं नहीं सोने का टाइम हो गया है। कभी नीचे जाना चाहती हूँ तो कहती है नहीं खाने का टाइम हो गया है। कभी नीचे जाना चाहती हूँ तो कहती है नहीं मैं तुझे बैठ करके पढ़ाती हूँ। तो मतलब इनको ये इनका बहुत मन करता है क्योंकि नीचे इनकी जो 2 बहनें हैं वो अच्छे से खेलती रहती हैं, है ना, लेकिन ये जा नहीं पाती, तो इनको बहुत ज़्यादा बंधन महसूस होता है। फिर इन्होंने एक दृश्य ऐसा देखा कि मैं नीचे गई हूँ, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे भगा दिया है कि भाई ऊपर ही रहा करो तुम, हमारा सोने का टाइम हो गया, शाम होने के बाद यहाँ नीचे मत आया करो। इन्होंने सारा दृश्य यहाँ पे देखा। तो ऑल इन ऑल इनको यहाँ पर ऐसा नज़र आया कि भैया मेरे को बहुत ज़्यादा बंधन है। फिर इनको आगे जाकर के दृश्य नज़र आया कि जो इनके ताया जी हैं, अभी इनकी उम्र 5 या 6 वर्ष की हो गई है और इनके जो ताया जी हैं उनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई है। और उनकी जब मृत्यु हो गई है तो उसके बाद बहुत सारे रिश्तेदार घर में आए हुए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार दादका फैमिली से भी हैं और बहुत सारे रिश्तेदार नानका से फैमिली से भी हैं। नानका कौन सा? जो इनकी ताई जी हैं, इनकी ताई जी के भाई और उनके फर्दर जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं। और ये कहती हैं कि ताई जी के रिश्तेदार उनको कह रहे हैं कि तू इसको वापस दे दे, कुछ इस प्रकार से वो उनको भड़का रहे हैं। लेकिन ये बताती हैं कि जो मेरी ताई जी हैं उनके मन में ना अब एक डर आ गया है। उनके रिश्तेदार कह तो रहे हैं कि वापस दे दे इस लड़की को, लेकिन इनके मन में एक डर आ गया है। वो ऐसा सोच रही हैं कि अगर मैंने इसको भी वापस दे दिया, मेरे पति तो गुजर चुके हैं, अगर मैंने इस बच्ची को भी वापस दे दिया तो मैं तो इस दुनिया के अंदर अकेली हो जाऊंगी, मेरा तो कोई रहेगा ही नहीं। तो नहीं नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को वापस नहीं करूंगी। इस प्रकार का एक फियर उनके अंदर आ गया है। जिसके बाद ये बताती हैं कि पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो ताई जी हैं उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि नहीं इस बेटी को मैं ही पालूंगी और मैं नहीं दूंगी। लेकिन ये बताती हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती हैं। अगर मैं अपनी बहनों से बात करती हूँ तो कहती हैं ऊपर रहे, बात नहीं करनी, मतलब रोक के रखती हैं। तो यही सब चीज़ें दोस्तों इनको अपने बचपन के अंदर नज़र आ रही थी। यहाँ पे हमारे को समझ में आ रहा था कि भाई गोद क्यों लिया गया, कैसे था, किसका आग्रह था, और एग्जैक्टली इनकी जो ताई जी उनकी इंटेंशंस हैं वो भी ये जानना चाहती थी। तो ये जो इन्होंने अपने बचपन के दृश्य देखे उससे इनको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आ गई। दोस्तों इसके बाद हमने जो हमारी PLR के अंदर यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स होती हैं फर्दर उनका इस्तेमाल किया और इनको इनके पास्ट लाइफ के अंदर भेजने का प्रयास किया। दोस्तों एक ही बार प्रयास करने से अब इस बार ये अपने पूर्व जन्म के एक दृश्य के अंदर पहुंच गई। दोस्तों जब ये अपने पूर्व जन्म के दृश्य में पहुंची तो इन्होंने ऐसा देखा कि जैसे ये लगभग एक 25 वर्ष की आयु की महिला है। इनका एक कच्चा सा घर है नॉर्मल साइज़ का। बताती है ना बड़ा है ना छोटा है। ये बताती हैं कि मैंने घाघरा चोली पहनी हुई है
और हाथ में सफेद और लाल रंग की मोटी मोटी चूड़ियां पहनी हुई हैं। दोस्तों वो वाली मोटी मोटी चूड़ियां जो कि महिलाएं हमारे भारत के कई क्षेत्रों में यहाँ कंधे तक पहनती हैं, वैसी वाली मोटी मोटी चूड़ियां। ये कहती हैं कि चूड़ियां तो मेरे पास हैं ऊपर तक की, लेकिन अभी मैंने अपनी जो कोहनी है उस तक मैंने चूड़ियां जो हैं पहनी हुई हैं। दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं फीलिंग पहले से ही आ रही थी कि गुजरात या राजस्थान टाइप का रीजन लग रहा है, उसका बॉर्डर, वैसा कल्चर हमारे को वाइब आ रही थी। तो हमने इनसे पूछा कि कौन सा गांव है, तो उन्होंने बताया गांव जो है इसमें ना बहुत बड़ा मैदान है। इनको एग्जैक्टली तो नाम याद नहीं आया दोस्तों, लेकिन इन्होंने कहा कि मंडूका या इससे मंडूका से मिलता जुलता कोई नाम इनके मन में आ रहा था, और इन्होंने कहा कि ये जो हमारा गांव है ये राजस्थान में है। इन्होंने ऐसा देखा कि ये एक विवाहित महिला है और इस विवाहित महिला की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। आगे ये देखती हैं कि इनका जिस घर के अंदर ये रहती हैं उसके अंदर इनके 3 बच्चे हैं, इनके एक पति हैं। पति का काम कुछ ऐसा है कि पति लंबे टूर पे रहते हैं गांव से। पति का कुछ ऐसा व्यवसाय है कि उनको बार बार शहर जाना पड़ता है, 2-3 दिन शहर रहते हैं, फिर टूर करके वापस आते हैं, घर में पैसा पकड़ाते हैं, फिर टूर के लिए चले जाते हैं। तो इनका पति का शहर और गांव के बीच का टूर लगता रहता है, ऐसा इनको वहां पर महसूस हुआ। अपने घर के अंदर इन्होंने अपनी एक सासू माँ को भी अनुभव किया। सासू माँ जो बुजुर्ग थी, उनसे हमने पूछा कि व्यवहार कैसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, व्यवहार बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, हमारा रिश्ता आपस में कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के अंदर दोस्तों इनको सारी सुख सुविधाएं नजर आ रही थी और घर के अंदर ही एक कुआं था, और उस कुएं को देख करके बार बार जैसे इनका एक ध्यान सा खिंचता था, कुएं की तरफ बार बार इनका ध्यान खिंच रहा था। दोस्तों थोड़ा जब हम आगे बढ़े तो इनको ऐसी स्मृति आई कि इस परिवार के अंदर पहले इनकी एक ननंद भी हुआ करती थी। जब इनका विवाह करके ये इस घर के अंदर आई तो उस समय इनके पति की एक छोटी बहन भी थी जो कि यहाँ रहती थी। उसके साथ भी इनका जो रिलेशन है वो न्यूट्रल था, ना अच्छा ना बुरा, ना उसने कभी बहुत ज़्यादा पसंद किया, ना उसने कभी इनके बारे में कोई बुराई करी, ना कभी इनसे नफरत करी। न्यूट्रल रिलेशनशिप था। इनका विवाह हो जाने के कुछ वर्षों बाद इनकी ननंद का भी विवाह करा दिया गया था। अब वो अपने ससुराल में रहती हैं, कभी कभी वो यहाँ मायके के अंदर अपने मतलब हम सबसे मिलने के लिए आती हैं, अपनी माँ से मिलने के लिए आती हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ये बताती हैं कि ना मुझे अपने पति से कुछ शिकायत है। तो हम इनसे कहते हैं कि पति से क्या शिकायत है। ये बताती हैं कि मेरे पति जो है ना मेरा ध्यान नहीं रखते और मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। तो ये बताती हैं कि पूछा हमने कि मारपीट करते हैं क्या, गाली गलौज करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में थोड़ा ज़्यादा माताओं बहनों को ये सहन करना पड़ता था। ये बताती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पति जो है ना वो ना अपने काम से काम रखते हैं। मेरे पति अपने काम पर जाते हैं, काम से वापस आते हैं, वो मेरे घर में काम में किसी भी प्रकार का हाथ नहीं बटाते हैं। यहाँ तक कि वो अगर आते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों से खेलते हैं, लेकिन जहाँ संभालने की बात आती है बच्चों को संभालते तक नहीं है। कहती हैं कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा शिकायत करती हूँ इस चीज़ की, लेकिन पति ये कहते हैं कि देखो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरी बहुत माथापच्ची का मेरा काम है, मैं थक करके एक दिन के लिए घर आता हूँ तो मुझे परेशान मत किया करो। मेरा काम है पैसे कमा करके लाना, मैंने तुम्हें पैसे कमा करके ला करके दे दिए, भैया घर की जिम्मेवारी तुम्हारी है। ये कहती है कि भैया मेरे को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है, मुझे बात पसंद नहीं है। फिर आगे चल करके बताती हैं कि मेरे को अपने बच्चों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। इनको वहाँ पर जो बच्चे नज़र आए थे दोस्तों, उसके अंदर जैसे हमने बताया 2 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था। इनकी सबसे बड़ी लड़की 8 वर्ष की नज़र आती है, उससे छोटी लड़की 6 वर्ष की नज़र आती है, और सबसे छोटा लड़का इनको 2 से 2.5 वर्ष की आयु का वहाँ पर नज़र आता है। 2-2.5 वर्ष की आयु का बच्चा इनको नज़र आता है। ये बताती हैं कि जो मेरा 2-2.5 वर्ष की आयु का बच्चा है ना, सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं इसी से ही हूँ। ये इतना ज़्यादा शोर मचाता है, इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, मेरी जान खाता रहता है, मैं इसकी वजह से ठीक से काम भी नहीं कर पाती हूँ। ये कहती हैं कि मेरे को ना बार बार इस बेटे को देख करके संकल्प आता है कि इसको ना जान से मार दूँ मैं। तो हमने इनको कहा कि बहन ऐसा क्यों करते हो। कह रही नहीं है तो मेरा बेटा, लेकिन मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैंने इनसे पूछा कि बहन आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो। तो इनको अपनी भावनाओं के अंदर इन्होंने थोड़ा कहा, तो इन्होंने कहा कि मैं ना घूमना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी मेरा पति मुझे भी अपने साथ शहर लेकर के जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है।
मुझे तो इस घर के अंदर बांध दिया है, मेरा जीवन बस ये बच्चे हो गए, ये मेरी सास हो गई, ये घर हो गया, इसका चूल्हा चौका हो गया, मैं दुखी हो गई हूँ इससे, मुझे नहीं करना है सब कुछ। तो हमने कहा कि अच्छा। फिर आगे हमने पूछा कि सासू माँ भी तो हैं घर के अंदर, तो वो आपकी मदद नहीं करती? उन्होंने बोला कि नहीं, वो कोई मदद नहीं करती, बस वो एक स्थान पे बैठी रहती हैं। हमने कहा बच्चे तो संभालती होंगी? कह रहे हाँ, बच्चों को खिलाती हैं, वो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलती हैं, पर बहुत बुजुर्ग हैं, वो थोड़ी ज़्यादा उम्र की हैं। तो ये कहती हैं कि ज़्यादा खिला भी नहीं पाती हैं, और फिर ये है कि जब तक बच्चे खेल रहे तब तक खिलाएंगी, लेकिन अगर बच्चे रोने लग गए, तंग करने लग गए, तो सीधा वो मुझे पकड़ा करके चले जाती हैं कि ये ले अपना बच्चा, इसको संभाल, ये परेशान कर रहा है, मुझसे नहीं संभल रहा। तो ये कह रही हैं कि जो घर की जो जिम्मेवारियाँ हैं ना, मेरे से नहीं हो रहा। फिर ये अच्छा दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, इसके दौरान ये खुद ही इन सभी कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई भी कर पा रही थी। एक और बहुत विशेष बात है दोस्तों, ये जो बहन जिन्होंने PLR कराया था, इन्होंने बताया भी था कि इनका ना राजस्थान के प्रति एक विशेष आकर्षण इनको महसूस होता है। तो देखो पास्ट लाइफ के अंदर, और ये जस्ट बिल्कुल अभी की लाइफ से लास्ट जो इनकी लाइफ रही है उसको ये देख रही थी। तो वो इनका जीवन राजस्थान के अंदर था। और ये बताती हैं कि बचपन में ना सपनों में घर आता था, मुझे बार बार सपनों में घर आता था, और मुझे कुआं दिखता था, मैं उसी घर के अंदर हूँ, वही कुआं मुझे नजर आ रहा है, कोई तो यहाँ पे चक्कर है, कोई तो गड़बड़ है, मैं बचपन से इस घर को देखती आ रही हूँ। अच्छा दोस्तों, ये फिर आगे बताती हैं कि कहती हैं कि छोटा बेटा बहुत तंग करता है, तो बट मैं मारती नहीं हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे जो है मुझे डिस्ट्रेस है, कोई भी मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। बार बार कह रही थी कि मुझे अपने पति का वक्त चाहिए, मुझे अपने पति का वक्त चाहिए। ये कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आगे दोस्तों, इनको वहाँ पर उसी कुएं से जुड़ा हुआ एक और दृश्य नज़र आता है। वो दृश्य इनको कुछ ऐसा नज़र आता है दोस्तों, ये देखती हैं कि जो इनका 2 वर्ष की आयु का बेटा है, उसको इन्होंने कुएं का, जैसे एक वो कुआं बनता है तो उसके ऊपर क्या है कि प्लेटफॉर्म होता है ना, उसके ऊपर बिठा दिया है इन्होंने, उसको वहाँ पर बिठा करके ये कुछ काम करने लग गई हैं। जैसे बच्चे को कुएं के ऊपर बिठाया और बिठा करके जैसे दूर वो कुछ सामान लेने के लिए गई, इतने में ये बताती हैं कि जो इनका 2 वर्ष की आयु का बच्चा है वो कुएं के अंदर गिर जाता है। जैसे ही बच्चा कुएं के अंदर गिरता है तो ये भाग करके जाती हैं कुएं की तरफ बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन ये बताती हैं कि कुएं के अंदर गिर करके इनका जो 2 वर्ष की आयु का बेटा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई है तो उसके अगला दृश्य इनको नज़र आ रहा है कि ये सब लोगों से माफ़ियाँ मांग रही हैं। ये पहले तो इन्होंने बताया कि मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा मर गया है। देखती हैं कि इनके परिवार के अंदर इनके जो पति हैं, इनकी ननंद वहाँ पर आ गई हैं, इनके पति, इनकी ननंद, इनके बाकी दोनों बच्चे, सब लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने जो हमारा छोटा भाई है या जो बच्चा है उसको जानबूझ करके मार दिया। ये कहती हैं कि इनका पति इनको वहाँ पर कह रहा है कि तुम ही कहती थी ना कि मैं एक दिन इसको मार दूंगी। ऐसा भी शायद कोई दृश्य रहा होगा दोस्तों। दृश्य तो इन्होंने नहीं देखा, लेकिन जो इनके पति की बातें थी पूर्व जन्म के अंदर, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनके पति को ये बार बार बोला करती थी कि तुम मुझे समय दो वरना मैं इन बच्चों को मार दूंगी, मेरे से नहीं पाले जाते हैं बच्चे। तो सब लोग इनके ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम वैसे ही, बेटा थोड़ा ज़्यादा परेशान करता था, तुम उससे परेशान थी तो तुमने उसको जानबूझ करके मारा है। ये कहती हैं कि मैं पूरे परिवार को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जानबूझ करके नहीं मारा है, वो मेरे गलती, मैंने बस बिठाया था, वो गलती से कुएं के अंदर गिर गया। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी परिवार के अंदर इस बात का विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मैंने जानबूझ करके नहीं मारा। ये कहती हैं कि सिर्फ एक मेरी सास है जो वहाँ बैठ करके देख रही है। सास को ऐसा लगता है कि भाई कि ठीक है कि नहीं मारा है, लेकिन वो चुप है, ना वो मेरे फेवर में बोल रही है ना वो मेरे अगेंस्ट बोल रही है। ये बताती हैं कि जो इनकी ननंद है, पहले ननंद से तो इनका जो रिलेशन है वो न्यूट्रल था, लेकिन ननंद आकर के आग बबूला हो गई है, वो अब मेरी दुश्मन सी हो गई है और वो मेरे जो पति हैं उनको भड़का रही है कि भाई तू इसको घर से बाहर निकाल दे, ये घर में रहने लायक नहीं है, ये गृहस्थी चलाने वाली औरत ही नहीं है, पता नहीं किसको उठा करके ले आए है, पता नहीं कैसे तेरा इससे शादी हो गई है, इसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो इस प्रकार की बातें जो है ननंद इनके भाई को कह रही है और इनके पति को कह रही है और उनको इनके खिलाफ भड़का रही है।
आगे चल कर के हमने ऐसा देखा, इनसे पूछा हमने कि भाई क्या हुआ, तो क्या आपके जो पति हैं उन्होंने आपको निकाल दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्रेम है उनको मुझसे, उन्होंने मुझे निकाला नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। पहले जितनी बात होती थी अब उतना भी नहीं है, अब मैं भी बहुत पीछे हट गई हूँ और पति अपने काम से काम रखते हैं, मुझे कुछ नहीं कहते। लेकिन कभी कभी जब उनको गुस्सा आ जाता है या किसी बात से वो इरिटेट हो जाते हैं तो मुझे बेटे को लेकर के मुझे ताने देते हैं। ये बताती हैं कि अपने पूरे जीवन भर मैंने अपने बेटे को लेकर के ताने सुने, रह रह कर पति को याद, मतलब ऐसे रेगुलर तो नहीं रहते थे लेकिन रह रह कर उनको अगर कभी याद आ जाता था तो ये कहती है मुझे अपने अंदर गिल्ट रहा और अपने अंदर इस चीज़ की एक इमोशन रहा कि भाई या तो इससे अच्छा मेरे बच्चे ही नहीं होते, और हुए थे तो ये हो गया है। बस इनको ये रहा कि मैं प्रूव नहीं कर पाई कि मैं इनोसेंट थी, मैंने कह रहे किसी ने कुछ नहीं किया, मैं उसी घर में रहती रही, वहीं बच्चों को पालती रही, खाती रही, पीती रही, उसी पति की कमाई पर जीती रही, जैसे होती हैं गृहस्थी महिलाएं। कह रही किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दूरी आ गई रिश्तों के अंदर। अच्छा दोस्तों, इन्हीं सभी दृश्यों से पहले एक दृश्य इन्होंने और देखा था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो इनकी सासू माँ हैं, सासू माँ को भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इनसे। ये कहती है कि जो इनकी सासू माँ हैं वो इनके अंदर ना अपना एक कंपेनियन देखती थी। इनके सासू माँ को ये लगता था, उस जीवन में जो सासू माँ थी उनको ये लगता था कि भाई जैसे मेरी बहू नहीं है, मेरी कोई सहेली है। तो इनकी सासू माँ जो बुज़ुर्ग थी वो समय समय पर इनको कहती रहती थी कि मेरे पास आकर के बैठ जा, मेरे पास आकर के बैठ जा। ये बताती हैं कि मैं इस चीज़ से भी बहुत इरिटेट होती थी, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं इतना सारा काम करती हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है कि इनके पास बैठ करके इनकी बातें सुन, इनके साथ मैं बातें करूँ। कहती बड़ी मुश्किल से मैं बैठती थी, लेकिन मेरी सासू माँ की मुझसे यही आस रहती थी कि मेरी बहू रानी है, यही मेरा अकेलापन दूर करेगी, यही मुझसे बात करेगी। तो ये सब कुछ भी इन्होंने वहाँ पर देखा। फिर बात आते हैं दोस्तों की, तो बस यही है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही देखा कि भाई सब लोग रो रहे हैं बच्चे की मृत्यु की दृश्य पे। आगे चल कर के इन्होंने अपनी मृत्यु के दृश्य को भी देखा। इन्होंने ऐसा देखा कि भाई मैंने अपनी पूरी उम्र गुजारी है, लगभग 70 वर्ष की मेरी आयु है, 70 वर्ष की आयु के अंदर जा कर के मेरी मृत्यु हुई है। सभी रिश्तों के अंदर एक नाराज़गी सी रही, एक रूखापन सा रहा, और मैंने ये जो अपना जीवन जो है यहाँ पे मरते समय भी ये कहती हैं कि मैं परमात्मा से माफ़ी मांग रही हूँ कि जो भी मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ कर दो। और मुझे यही लग रहा है कि मैं अभी भी साबित नहीं कर पाई कि मैंने नहीं किया था वो। दोस्तों अब आते हैं कि इनके जीवन में जो सारे किरदार इन्होंने देखे, ये सारे किरदारों में से कौन कौन था और पहले के जीवन में क्या हुआ और आज के जीवन में जो है इनका आपस में क्या रेलेवेंस है, तो क्यों ये आत्मा इस प्रकार से इनके इस जीवन के अंदर बिहेव कर रही हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो सासू माँ इनको वहाँ पर दिखी थी, उस जीवन की जो इनकी सासू माँ थी, जो कि इनके अंदर एक कंपेनियन ढूंढती थी, जिनको लगता था कि मेरी सहेली है, ये मेरा अकेलापन दूर करेगी। दोस्तों उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की ताई जी के रूप में देखा। ताई जी वो जिन्होंने इनको इस जीवन के अंदर अडॉप्ट कर लिया था इनके अपने माता पिता से। इस जीवन के अंदर भी दोस्तों उन्होंने जो उनका अकेलापन है, आपको याद होगा जब इनके ताया जी की मृत्यु हुई थी तो इनकी ताई ने यही सोच करके इनको अपने पास रखा था कि भाई अगर ये भी चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। दोस्तों पूर्व जीवन में जो इनकी सास थी, वो जो बूढ़ी महिला थी, उनकी बहुत आस थी इनसे कि ये मेरे अकेलेपन की मेरी साथी बनेगी। पिछले जीवन के अंदर तो अपने नेचर के चलते और अपने हेडस्ट्रॉन्ग व्यवहार के चलते ये उनको समय नहीं देती थी, लेकिन शायद उस आत्मा का पहले से कोई हिसाब किताब बाकी था कि उनको इनका सहयोग लेना था, जिसकी वजह से इस जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि ये अपनी ताई जी के अकेलेपन की साथी बनी। पूरे जीवन भर जब तक वो जीवित रही ये उनके साथ रही, और जब वो समय आया इनका विवाह हो गया, उनको पता था कि अब मेरा अकेलापन अब ये पूरा नहीं करेगी, शायद इनका हिसाब किताब आपस में पूरा हो गया होगा। तो इनकी जो ताई जी हैं, इनके विवाह होने के 7-8 महीनों के बाद चल बसी। दोस्तों अपने पूर्व जीवन के अंदर इन्होंने अपने एक बच्चे को देखा था जो कुएं के अंदर गिर गया था, जिसकी मृत्यु इनकी गलती की वजह से हुई थी। अब दोस्तों हालांकि इन्होंने ऐसा कहा,
अपने ट्रांस में भी बार बार कह रही थी कि मैंने जानबूझ करके इस बच्चे को नहीं मारा, मैंने जानबूझ करके इस बच्चे को नहीं मारा। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप एक संकल्प को बार बार किए जा रहे हैं कि ये तो मर ही जाए, मैं इसको मार दूंगी किस दिन, मैं इसको मार दूंगी किस दिन। तो भले ही आपने प्लान करके उस बच्चे को नहीं मारा, लेकिन आपके संकल्प तो वही चल रहे थे और कहीं ना कहीं वही संकल्प सिद्ध हो गया था और उस बच्चे की यही निमित्त बने, इनकी एक गलती की वजह से उस बच्चे की जान चलेगी। दोस्तों जिस बच्चे की जान गई थी उस बच्चे को इन्होंने अपने इस जीवन के चाचा जी के रूप में देखा। वो चाचा जी जो कि इनके रियल बायोलॉजिकल फादर थे, जिन्होंने इनकी केवल 2-2.5 वर्ष की आयु तक ही पालना की थी, उसके बाद अपने बड़े भाई को इनको सौंपने के बाद जैसे इनके दुश्मन से हो गए थे। दोस्तों पूर्व जीवन के अंदर अगर उस बच्चे की आयु को देखा जाए तो वो भी केवल 2-2.5 वर्ष की थी। 2-2.5 वर्ष इन्होंने उनको बच्चे के रूप में पाला, उसके बाद उसका जीवन खत्म हो गया और इस जीवन में उन्होंने भी 2-2.5 वर्ष की आयु तक ही प्रेम दिया। और उसके बाद इनके छोड़े गए उन थॉट्स का, जैसे पिछले जीवन में एक प्रकार से प्रेम भी था लेकिन नफरत का भी बहुत भाव आता था, गुस्सा भी बहुत आता था कि इसकी मृत्यु हो जाए, कहीं ना कहीं उसी एनर्जी का रिटर्न इनका चाचा बनकर के उस आत्मा ने इनको इस जीवन के अंदर दिया। जो इनके साथ बुरा बर्ताव किया, जो हेट्रेड इनको दी, वो इन्हीं की दी हुई हेट्रेड है जो कि इस जीवन में इनको वापस मिली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ पर इनको अपनी 2 बेटियाँ नज़र आई थी। उन 2 बेटियों को जब इन्होंने देखा तो उनमें से एक बेटी इनको अपनी इस जीवन की वो बहन नज़र आई। दोस्तों आपको याद होगा एक बहन का किस्सा था कि मार्केट के अंदर ये खो गई थी, चाचा आए, इन्होंने इनको चांटा मारा। जिस बहन को लेकर के ये मार्केट के अंदर खो गई थी, उसी बहन को इन्होंने अपने पूर्व जीवन की बेटी के रूप में देखा। वो 8 वर्ष की बेटी, 8 वर्ष की आयु की बेटी, जो कि इनको उंगली दिखा करके ब्लेम कर रही थी कि माँ तूने ही भाई को मारा है, मैं भी तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो दोस्तों इस जीवन के अंदर भले ही वो भाई उस आत्मा का पिता बन गया हो, लेकिन उसने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करी कि जैसे एक मार इनकी इस परिस्थिति की वजह से इनको उसी आत्मा के थ्रू पड़े। वही तो इनको साथ में ले गई थी, मार्केट में गुम हो गई थी और उसी किस्से की वजह से ज़ोरदार चांटा भी पड़ा था, जो कि आज तक इनके दिल में बसा हुआ है। क्योंकि चांटे की सिर्फ जो शरीर पे चोट है वो नहीं है, उसका एक इमोशन भी है बहुत गहरा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद इन्होंने वहाँ पे अपने जीवन में जिस पति को देखा, जो पति नाराज़ था, जो बाद में नाराज़ हो गया था। दोस्तों इनके पूर्व जीवन के पति इनके इस जीवन के पति हैं, जो कि पिछले जीवन में भी इनसे बहुत प्रेम करते थे, इस जीवन में भी इनसे प्रेम करते हैं। पिछले जन्म में जो इनकी ननंद थी, यानी कि इनके पति की बहन, जो कि बाद में जाकर के इनके प्रति नेगेटिव हो गई थी, उनको इन्होंने अपने इस जीवन की सास के रूप में देखा। इस जीवन की सास यानी कि इस जीवन में जो इनके पति की माँ हैं, जिनसे इनकी नोक झोंक चलती रहती है, जिनसे इनके विचार नहीं मिलते, दोस्तों वो सास ही इनके पूर्व जीवन के अंदर वो ननंद थी। जो ननंद गुस्सा कर रही थी, जो ननंद इनको ब्लेम कर रही थी, जो ननंद इनको कातिल समझती थी, जिस ननंद ने कभी इनको माफ़ नहीं किया था। शायद आज भी वही इमोशन, वही यादें वो ननंद इनकी सास के रूप में कैरी कर रही हैं। तो इनकी विचारों से वो सहमत नहीं होती हैं, क्योंकि उस आत्मा के मन में तो कहीं ना कहीं शायद एक कातिल, एक हत्यारन की ही छवि है, जो कि शायद सत्य नहीं है, लेकिन वो आत्मा तो उसी परसेप्शन को, उसी मेमोरी को कैरी कर रही है ना, शायद उसी के चलते इनके बीच में कुछ क्लैशेस रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से इनके जो पति हैं, पति इस जीवन में भी इनको कई बार ऐसा ताना मार देते हैं कि अगर तेरा बच्चा होता तो उसको मार देती। दोस्तों पति ये ताना कौन सा पति अपनी पत्नी को ताना मारता है? वो इसलिए मार रहा है क्योंकि पिछले जीवन के अंदर अपने बच्चे को खो कर के एक बहुत बड़ा दुख वो झेलता आया है, और उसके अनुसार भी यही थी जिन्होंने अपनी इस भावना के चलते कि इनसे बच्चे नहीं पल रहे थे, बच्चे की हत्या कर दी थी। उनके अनुसार हत्या कर दी थी, इनके अनुसार एक्सीडेंट था, लेकिन वही स्मृति, वही ताना शायद जो पिछले जीवन में वो देता था, कभी कभी पहले भी ताना दे देता था ना, तो वैसा ही ताना इमर्ज हो जाता है और वो केवल बोल देता है। इसी के साथ साथ दोस्तों थोड़े एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी हैं। इनके पूर्व जीवन के अंदर जो इनके सगे पिताजी थे,
जिनका इस पूरी कहानी के अंदर कोई रोल और ऐसा नज़र नहीं आया, इनके जो सगे पिताजी इनके पूर्व जीवन के अंदर थे, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के ताया जी के रूप में देखा। ताया जी का ही तो निर्णय था कि बच्ची को अडॉप्ट करना चाहिए, और ताया जी तो इनको इनकी अपनी सगी बेटी के रूप की तरह ही प्रेम करते थे। उनको तो बहुत मोह था। दोस्तों, वो मोह कहाँ से आ रहा था? वो पूर्व जीवन में इनके सगे पिता रह चुके थे। इसी प्रकार से इनकी इस जीवन में जो इनकी सगी माँ हैं, यानी कि इनकी चाची जी, उनको इन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर अपनी सगी माँ के रूप के अंदर देखा था। लेकिन पूर्व जीवन में कुछ ऐसा था कि उनका बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी। पूर्व जीवन में उनके साथ बहुत ज़्यादा समय ये नहीं बिता पाई थी। ये शायद इनका और कुछ बहुत लंबा कोई पुराना कर्मा होगा, जिसकी वजह से पूर्व जीवन के अंदर भी माता की मृत्यु हो गई, उनके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाई, और इस जीवन में भी अपनी सगी माता सेम घर में होने के बावजूद भी उनके साथ उनको मिलने की, उनको ज़्यादा देखने की इनको अनुमति नहीं थी, उनसे इनको अलग रखा गया। ये शायद कोई और कर्मा होगा जो कि सामने नहीं आ पाया। दोस्तों, ये था इनका पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। इसके बाद जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के चलते इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा। दोस्तों, जब ये अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास गए तो अपने स्पिरिचुअल गाइड को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। स्पिरिचुअल गाइड इनके इस जीवन के दादी जी इनको नजर आए। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, हमारे अपनी ही जो हमारी लीनिएज होती है, उसके जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो ही हमारे कुटुंब की देखरेख करते हैं, जो पितृ रूप में चले जाते हैं। कई बार आत्माएं जो है अपना देह त्याग करती हैं और वो प्रेत योनि में चली जाती हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, जब वो देह त्याग करती हैं और अभी उन्होंने अगला जन्म नहीं लिया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पितृ रूप में चले जाते हैं। पितरों की भी एक योनि होती है जो कि ऊपर आकाश तत्व के अंदर वास करते हैं। तो इन्होंने अपनी दादी माँ को देखा। दादी माँ ने कहा कि बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको अपने जीवन के अंदर क्या करना है, उसके ऊपर इनकी स्वर्गवासी दादी माँ ने क्लियर गाइडेंस दी। दोस्तों, डिस्कशन शुरू होने से पहले, सेशन शुरू होने से पहले इस पे डिस्कशन चल रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी इस परिवार में बन पाएगी। थोड़ा ये बहन इन लाइंस पे भी सोच रही थी कि शायद हमें अलग होना पड़ेगा। लेकिन इनकी दादी माँ ने इनको गाइडेंस दिया कि बेटा, तुम्हें अपनी जो आपका नेचर है उसको बदलने की आवश्यकता है। तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तुम्हारे पिछला जो तुम्हारा जीवन था, उसके अंदर भी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। और इस जीवन में इन सभी आत्माओं ने जो कुछ भी किया, या जो आत्माएं अभी भी कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उनको तुमने बहुत गहरा दर्द दिया हुआ है, उनके मन में घाव है। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने कहा कि बच्चे, आत्मिक स्वरूप में इन सबसे क्षमा मांगो और आत्मिक रूप में इनको कन्विंस करो कि आपने वो नहीं किया था। अपने चाचा को भी माफ़ करो कि मेरी वजह से तुम्हारे प्राण चले गए थे। इस जीवन में जो आपने किया, मैं आपको क्षमा करती हूँ। तो क्षमा योग इनके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, उन्होंने इनको करने के लिए कहा, इनको प्रेरित किया। उन्होंने इनको स्ट्रिक्ट गाइडेंस दी कि तुम्हें अपने जीवन में सबको साथ लेकर के ही आगे बढ़ना है। तुम इस परिवार को नहीं छोड़ोगी, परिवार को नहीं छोड़ना है, तुम कर लोगी। मैं तुम्हारी कदम कदम पे तुम्हें स्मृतियां दिलाती रहूंगी, तुम्हें टचिंग्स देती रहूंगी, तुम वैसे वैसे करते जाना, लेकिन अपना संकल्प का रखना है, परिवार को नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ इनके स्पिरिचुअल गाइड ने यह भी बताया कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, जो तुम करना चाहोगी उसमें वो तुम्हारा सहयोग करेगा, लेकिन उनकी माता का सम्मान करो और थोड़ा झुक करके चलो, थोड़ा अपनी एनर्जी को चेंज करो। मतलब इन्हीं को ही सारे एफर्ट्स डालने के लिए उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही गहरा प्रश्न है, उसका भी उत्तर इनको दिया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि तुम्हारे इस जीवन के अंदर बच्चे इसलिए नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे को ये समस्या इसलिए आई है क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जीवन का गहरा, तुम्हारा कड़ा संकल्प था। तुम्हारे पूर्व जीवन के अंदर तुमने लाखों बार संकल्प किया था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, बच्चों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बंधन है, इसके अंदर तुमने अपने आप को बांधा है, तुम्हारा ही संकल्प है, तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे इस जीवन के अंदर बच्चे नहीं हुए। कहीं ना कहीं तुम्हारे को परमात्मा ये रियलाइज भी कराना चाहते थे कि बिना बच्चों के भी कैसा जीवन होता है, कैसी परेशानियां होती हैं, और बच्चों का भी हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व होता है। इसी की वजह से तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा ही ये संकल्प था। इसके बाद दोस्तों, इनके स्पिरिचुअल गाइड ने भी इनसे विदा ले ली, इनको वापस बुला लिया
और ये जागृत हो गई और जो भी प्रश्न लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था दोस्तों, उन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन प्राप्त कर पाई। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो कहानी, जो किस्सा हमने आप सभी के साथ शेयर किया, आपके सामने जो प्रस्तुत किया, ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो और इसकी जो गहराई और इसकी जो कहानी है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या आपको इसके अंदर अच्छा लगा और क्या शायद ऐसा आपको लगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, भाई जी ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो से संबंधित, उसको अपने कॉमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।